चलिए देखिए, इससे पहले जो हम लोग चैप्टर में देखे थे, भारत चैप्टर में, वो हम लोग देखे थे उत्तर के हिमालय का जो वर्गीकरण हम किए थे, उत्तर के हिमालय का वर्गीकरण। उत्तरी हिमालय का वर्गीकरण में हम लोग दो प्रकार का पढ़े थे, एक पढ़े थे प्रादेशिक, एक पढ़े थे हम लोग क्षेत्रीय प्रादेशिक क्षेत्रीय एक ही है, एक पढ़े थे हम लोग उसका उच्चावच के हिसाब से, भू प्रकृति के हिसाब से। उसके बाद दूसरा हम लोग देखे थे उत्तर का विशाल मैदान। ये जो उत्तर का विशाल मैदान था, ये उत्तर का विशाल मैदान में हम लोग बनावट के आधार पर देखे थे, जिसका चार नाम था खादर, बांगर, भावर और तराई। उम्मीद है वो समझ में आ गया होगा पूरा अच्छी तरह से। आज जो हम लोग देखने वाले हैं इसी मैदानी भाग का, ये जो उत्तर का विशाल मैदान है, तो मैंने कहा ना दो हिसाब से होता है, एक होता है बनावट के हिसाब से, एक होता है क्षेत्र के हिसाब से। तो बनावट के हिसाब से तो हम लोग देखे थे भावर, तराई, खादर, बांगर। आज हम देखेंगे इसका क्षेत्र के हिसाब से, जो रीजनल क्षेत्रीय विभाजन है उत्तर के विशाल मैदान का। तो देखिएगा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन कर रहे थे तो नदी के हिसाब से बांटे थे। अगर याद होगा तो पंजाब हिमालय था, कुमायूं हिमालय था, नेपाल हिमालय था और असम हिमालय था। जो हम लोग पंजाब हिमालय पढ़े थे तो ये सतलज से लेकर के काली नदी तक, फिर काली से तीस्ता नेपाल हिमालय पढ़े थे, ऐसे करके हम लोग पढ़े थे हम लोग। तो जो प्रादेशिक होता है, क्षेत्रीय विभाजन होता है, वो नदी के हिसाब से बांटा जाता है, ठीक है। तो यहाँ मैदान को भी नदी के हिसाब से ही बांटा जाएगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे बांटते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग, अब ये जो बेसिकली ये तो अब जिनको भी फ़ायदा करे ये वीडियो, जिस तरह का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनको भी ये फ़ायदा करे, जहाँ तक ये फ़ायदा पहुँचा सके अच्छा है। बेसिकली तो ये जो लोग बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं, हिंदी भाषा भाषी छात्र हैं जो, उनको जब डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ता है, डिस्क्रिप्टिव में लिखना पड़ता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस पर, जो हम लोग का वेस्ट बंगाल बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसमें, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा करेगा। और देखिए बोर्ड का एग्ज़ाम है, बोर्ड का एग्ज़ाम में जब हम लोग लिखते हैं, देखिए कहने मतलब कि पढ़ाई हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, वो अलग बात हो जाता है। कहाँ पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, वो तो एक मैटर है ही। स्टूडेंट को क्या मिलना चाहिए, एक अच्छा टीचर, ऐसा कोई बात नहीं है। टीचर चरित्र से भी अच्छा हो सकता है, टीचर देखने में भी अच्छा हो सकता है, टीचर का बातचीत भी अच्छा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो असल बात है, स्टूडेंट जहाँ भी पढ़े उसको आराम कहाँ होना चाहिए। जब वो एग्ज़ाम में बैठे ना, तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि यहाँ जो क्वेश्चन आया है इसका जो आंसर लिखना है उससे हम फैमिलियर नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि आंसर जो है आंख बंद करते ही वहाँ दिखाई देना चाहिए। हाथ जो है एग्ज़ाम में कंफर्टेबल चले, यही सबसे बड़ा बात है एक टीचर के लिए। अगर मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं, हम समझा रहे हैं, कोशिश है, तो मेरा कोशिश ये है कि जब आप एग्ज़ाम में बैठे ना, और जियोग्राफी, जैसे भी जियोग्राफी बता रहे थे, जियोग्राफी का कोई भी क्वेश्चन आए, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, जो भी आए, वहाँ पे हाथ में, कलाई में सिर्फ लिखते समय दर्द होना चाहिए, ना कि हाथ चले ही ना, ऐसा दर्द नहीं होना चाहिए। स्मूथ हाथ चले, और हाथ स्मूथ कब चलता है, जब आंसर इधर में रहता है। और अगर कोई सर बोलते हैं कि हाँ आंसर रटना नहीं पड़ता है, ये बेवकूफ़ी है, बाबलू रटना पड़ेगा। हाँ, रटने का एक बात होता है, एक वो रटता है जिसे कुछ समझे नहीं आता है, रटे जाता है, लेकिन नहीं, एक समझ के रटना, और रटते समय वो चीज़ क्लियर होते रहे दिमाग में, हाँ ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से हो रहा है। और जब आप एग्ज़ाम में लिखे तो हो सकता है अगर कहीं कुछ भूल भी जाए तो कुछ कहानी याद आ जाए। साफ़ सुथरा बात है कि एग्ज़ाम में हाथ चलना चाहिए,
और जो भी प्रश्न है ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये नया है और इसको हम नहीं जानते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो उसी चीज़ को दूर करने का है कि ये कोशिश है, और क्या है। और आज का समय ठीक है, हम लोग के समय में तो ऐसा डिजिटल कोई प्लेटफॉर्म था नहीं, जो ट्यूशन में पढ़े फिर घर आके पढ़ना होता था, चलिए उस हिसाब से एडजस्ट किया गया। आज का समय है डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, तो दोनों तरफ से पढ़ा दिया जाता है, क्लास में भी पढ़ा देते हैं, उसके बाद यहाँ भी समझा देते हैं। है बस समझ में, बस शर्त एक ही है कि एग्ज़ाम में जब बैठे हैं तो दिमाग मैंने विचलित नहीं होना चाहिए। अरे ये कहा गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, चिंता नहीं करिए, ठीक है। और वैसे भी ज्योग्राफी है, थोड़ा सावधानी से पढ़ा जाता है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हिमालय, ये मैदान का जो उत्तर का विशाल मैदान, इसका प्रादेशिक वर्गीकरण पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हम बोले थे कि प्रदेश में जब बांटेंगे, ध्यान रखिएगा, प्रदेश में जब बांटेंगे तो नदी के हिसाब से बांटेंगे। प्रदेश में जब बांटेंगे, जब रीजनल डिवीज़न करेंगे तो ऑलवेज द रीजनल डिवीजन शुड बी ऑलवेज अकॉर्डिंग टू रिवर फॉलोइंग इन दैट एरिया। उस एरिया में जो नदी बह रही है उसके अनुसार बांटना है। जैसे अगर बात करें यहाँ पे तो सतलज नदी, ठीक है, इधर सतलज नदी है आपका, ठीक है, ये रावी है, ये सतलज हो गया आपका, ये सतलज। तो यहाँ से एक मैदान बटता है, इसको बोलते हैं सतलज का मैदान, सतलज का मैदान। चलिए, सतलज का मैदान बताने से पहले आपको थोड़ा सा एक चीज़ बता दें कि इस मैदानी भाग का निर्माण होता कैसे। शायद पिछला वीडियो में बताए होंगे, लेकिन बार बार बताने से कोई नुकसान नहीं होता, रिवीजन हो जाता है। तो ये ऊंचा पहाड़ बना, हिमालय बना, टेथिस सागर था यहाँ पर, अवसादों का जमाव हुआ, आंतरिक दबाव पड़ा, मोड़दार पर्वत के रूप में मुड़ गया, ये उठ गया, ये पठार। तो मान लीजिए दो ठो आसपास उच्च भूमि है, एक ये पर्वत है और एक ये पठार है। तो देखिए, तो यहाँ पे गड्ढा बन गया ना, एक ठो ये वाला। तो इस गड्ढा में क्या हुआ था कि यहाँ पे टेथिस सागर था पहले, यहाँ टेथिस हिमालय पढ़े थे हम लोग, इसका पानी इकट्ठा हो गया और अब इसका ढाल इस तरफ था, इसका ढाल इस तरफ है, मैंने इसका ढाल ये जो दक्षिण का पठारी भाग है, इसका ढाल उत्तर की तरफ है और उत्तर वाला का ढाल दक्षिण की तरफ है। तो इधर का सब नदी इधर गिरने लगा, इधर का सब नदी इधर गिरने लगा। अब इससे क्या हुआ कि ये नदी सब जो अवसाद, मिट्टी, गाद, कचड़ा अपने साथ जो भी कुछ लेकर के आ रहा था वो सब यहाँ जमा करना शुरू किया, जिससे इस विशाल मैदान का निर्माण होता है। और ये मैदान का निर्माण जो है हिमालय के निर्माण के बाद हुआ है, उससे पहले नहीं हुआ, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस पूरे मैदान का जो लंबाई हो जाता है, ये पूरे मैदान का लंबाई जो हो जाता है वो हो जाता है, देखिए 2400 किलोमीटर। कितना हो जाता है? 2400 किलोमीटर हो जाता है इसका चौड़ाई, लंबाई पूरी। ये जो मैदान का विस्तार है वो 2400 किलोमीटर है। और ऐसे जो चौड़ाई है मैदान का, ऐसे ऐसे ऐसे, ये 500 किलोमीटर है। समझिए पूरा विस्तार मैदान का, लंबाई जो है, मैदान का जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है और जो चौड़ाई है वो 500 किलोमीटर है। और ये मैदान का जो ऊंचाई है समुद्र तल से, याद रखिएगा, धरातल पर जो सबसे निचला तल होता है वो समुद्र तल होता है। धरातल के किसी भी तल से जो निचला तल होता है वो समुद्र तल होता है और वहाँ से हर तल ऊंचा होता चला जाता है। तो यहाँ पे इसका ऊंचाई 200 से 240, 200 ऐसे करते 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 जब डेल्टा के पास आते हैं तो इसका ऊंचाई जो है 50 मीटर रह जाता है। कहने का मतलब तीन बात यहाँ पे बताया मैंने, ध्यान दीजिएगा। एक बात बताया कि मैदान का जो विस्तार है वो 2400 किलोमीटर में, जो मैदान का विस्तार है वो 2400 किलोमीटर। चौड़ाई बताया मैंने 500 किलोमीटर, लगभग यही है। ऊंचाई बताया मैंने 240 से 50, 240 से 50। ऊंचाई क्या है? 240 से यहाँ 50 मीटर में, याद रखें। चौड़ाई और लंबाई किलोमीटर में देंगे, ऊंचाई मीटर में देंगे, इसको भूलना नहीं। ये सब छोटा छोटा चीज़ है जो याद रखा जाता है। एग्जाम में लिखते समय क्या होता है, मीटर जगह किलोमीटर लिखा गया। अब वर्षा लिखना है 100 सेंटीमीटर, कितना आदमी 100 डिग्री लिख देता है वर्षा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ को लिखते समय। जो विस्तार है, जो लंबाई है 2400 किलोमीटर, चौड़ाई जो है 500 किलोमीटर, ऊंचाई जो है 240 से 50 मीटर। याद रखें ऊंचाई मीटर में है, ऊंचाई को किलोमीटर में नहीं लिखिएगा। तो तीन बात यहाँ बताएं, इसको ध्यान रखिए। फिर से जो भूमिका लिखिएगा, जैसे एग्जाम में आ गया कि उत्तर के मैदानी भाग का प्रादेशिक वर्गीकरण करें,
तो पहले तो आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, भूमिका देना पड़ेगा, ये 5 मार्क्स में आता है। तो भूमिका दीजिएगा तो आप यही लिखिएगा कि उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण जो है वो हिमालय पर्वत के निर्माण के बाद होता है। और यहाँ पे जो टेथी माने इधर हिमालय है और इधर में पठार होने से बीच में जो गहरा भाग बसता, देखो दिखाए थे ना गहरा भाग, यहाँ पे टेथी सागर का जल जमा हो गया और उत्तर के हिमालय का जितना भी नदी था वो सब दक्षिण की तरफ, और दक्षिण के पठार का जो नदियाँ थी वो उत्तर की तरफ इस गड्ढे में गिरी आ करके, और ये अपने साथ जो भी अवसाद लेकर के आई थी यहाँ जमा की, जिससे इस मैदानी भाग का निर्माण होता है। उसके बाद लिखिएगा इस मैदान की का जो विस्तार है, इस मैदान का जो विस्तार है वो 2400 किलोमीटर लंबाई में है, 500 किलोमीटर चौड़ाई में है। बोलिएगा 2400 किलोमीटर लंबाई में, कितना है 2400 किलोमीटर लंबाई में, 2400 किलोमीटर लंबाई में, और 500 किलोमीटर चौड़ाई में। ऊंचाई कितना है 240 से 50, याद रखें 240 से 50। यहाँ पे जो है, यहाँ पे गंगा का डेल्टा है, ये भी बहुत विस्तृत मैदान है, लेकिन समुद्र तल से बिल्कुल थोड़ा सा ऊंचा है और यहाँ से नीचा पड़ेगा। समुद्र तल से इसका ऊंचाई 50 मीटर है और ये 240 मीटर है, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम लोग बांट के पढ़ते, तो इसको हिसाब किताब से 3 भाग में बांटा गया। एक को बोलते हैं सतलज का मैदान, दूसरे को बोला जाएगा भाई गंगा का मैदान, और तीसरा को आप बोलिएगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब सतलज के मैदान का हम लोग जब चर्चा करते हैं तो लिखिएगा सतलज के मैदान का विस्तार पंजाब और हरियाणा में है। बोलिए कहाँ है, पंजाब और हरियाणा में। फिर से बोलिए कहाँ है, पंजाब और हरियाणा में सतलज के मैदान का विस्तार है। यहाँ पे अकेले सतलज नहीं, यहाँ 5 नदियाँ मिलकर के इस मैदानी भाग का निर्माण करती है। 5 नदियाँ कौन कौन पता है, झेलम, चिनाव, रावी, सतलज, व्यास। कौन कौन बोलिए तो, झेलम, चिनाव, रावी, सतलज, व्यास। फिर से बोलिएगा, झेलम, चिनाव, रावी, सतलज, व्यास। एक बार और, झेलम, चिनाव, रावी, सतलज, व्यास। तो देखिए 5 नदी, तो 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को 2 आब कहते हैं, 3 के बीच 3 आब होता है, तो 5 के बीच पंजाब होता है। तो ये पूरा क्षेत्र पहले पंजाब ही था वो लोग, अब इसको बांटा गया बाद में, वो एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब शासन प्रबंध के लिए बंटवारा चलते रहता है, खैर उस पर नहीं जाते हैं। तो पहले पूरा पंजाब ही था, बाद में इसको बांट करके पंजाब और हरियाणा किया गया। इसीलिए इसको पंजाब कहते हैं क्योंकि ये 5 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। 2 नदी से घिरे क्षेत्र को 2 आब कहते हैं, तो 5 नदी से घिरे क्षेत्र को पंजाब कहते हैं। तो ये पंजाब और हरियाणा में जो सतलज के मैदान का विस्तार है, ये इस मैदानी भाग का निर्माण 5 नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से होता है, झेलम, चिनाव, रावी, सतलज, व्यास। इस मैदान की ऊंचाई 240 से 200 मीटर है, ऊंचाई 240 से 200 मीटर है, काफ़ी उपजाऊ मैदान है। तो सतलज के मैदान का विस्तार कहाँ है, पंजाब। देखिए क्षेत्र हो गया ना, पंजाब हरियाणा क्षेत्र हो गया, पंजाब हरियाणा क्षेत्र हो गया। आगे आते हैं गंगा का मैदान। गंगा के मैदान का विस्तार कहाँ हो जाता है, देखिए ये उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, थोड़ा राजस्थान में भी है। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल गंगा के मैदान का विस्तार है। यहाँ पर जो है देखिए मैदान का ढाल जो है ना अत्यंत मंद होता है, इसलिए नदियाँ यहाँ सीधा नहीं बह के सर्पाकार बहती है, चाहे यहाँ बहे, चाहे यहाँ बहे, चाहे कहीं भी बहे, ठीक है। इस मैदानी भाग का विस्तार कहाँ कहाँ है, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में है। किस मैदानी भाग का विस्तार, गंगा के मैदान का विस्तार। इस मैदानी भाग का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियाँ, गंगा और उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना। घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना। घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, ये इसकी सहायक, गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए, यही लिखिएगा, गंगा और उसकी सहायक नदियाँ घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ। इसकी ऊंचाई इधर 200 और डेल्टा की तरफ जब आते हैं हम लोग यहाँ पर तो 50 मीटर। उसकी ऊंचाई कितना है, 200 से 50। 200 इधर उत्तर प्रदेश की तरफ, बिहार की तरफ 200 आते रहता है, और जैसे जैसे डेल्टा की तरफ आते हैं ऊंचाई घटता जाता है, लगभग 50 मीटर ही रह जाता है। ये गंगा का मैदान हो गया। आइए ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान कहाँ है, ये देखिए, ये जो असम के एरिया है ना, ये वाला, एंड दिस एरिया, ये मेघालय के पठार के ऊपर ये वाला, तो कहेंगे अरुणाचल प्रदेश से लेकर मेघालय के पठार तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के मेघालय के पठार तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर मेघालय के पठार तक
ब्रह्मपुत्र के मैदान का विस्तार है, ब्रह्मपुत्र के मैदान का जो निर्माण है, ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदी तीस्ता, लोहित, दो लिख दीजिएगा, तीस्ता और लोहित द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ। और ब्रह्मपुत्र नदी की खासियत क्या है कि इसमें इतना ही ज़्यादा मिट्टी है ना, इतना ही ज़्यादा मिट्टी है, कहा जाता है कि थोड़ा सा भी कोई बाधा आता है तो वहाँ पे मिट्टी का पहाड़ सा जमा हो जाता है। यही कारण है कि इसमें छोटा छोटा नदी द्वीप मिलता है। और साथ ही साथ दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी में ही मिलता है, जिस पर शहर भी बसा हुआ है, माजुली नदी द्वीप। सवाल पूछेगा एग्जाम में कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, किस नदी पे स्थित है? तो आप लिखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी पे। उसका नाम क्या है? माजुली। क्या नाम है उसका? माजुली। ब्रह्मपुत्र नदी पे है माजुली। तो ये हो गया आपका मैदान का क्षेत्रीय विभाजन। इसके बाद मैदान एक और होता है, ये तो एक उत्तर का विशाल मैदान पड़े ना, एक और मैदान मिलता है, उसको तटीय मैदान बोलते हैं। तटीय, ये जो तट रेखा है ना, ये वाला तट रेखा, ये जो तट रेखा देख रहे, ये तट रेखा, ये जो तट रेखा है, आप लोग समुद्र घूमने गए होंगे तो यहाँ पे देखे होंगे काफ़ी बालू उलू जमा रहता है, ठीक है। यहाँ कोई पहाड़ पर्वत बहुत कम जगह होता है, ज़्यादातर जमा होता है। ये देखिए तट रेखा, ये वाला तट रेखा है, ये वाला तट रेखा है, ये वाला तट रेखा है। इसको तो यहाँ पर एक मैदान का विस्तार हुआ, इसको तटीय मैदान बोलते हैं। इसको दो भाग में बांटा गया है, ऐसे बांट दीजिए बीचों बीच अगर, तो इधर वाले को बोलते हैं, ये देखो ये पश्चिमी एरिया, तो इधर को बोलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान, और इधर वाले को बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान। ध्यान रखिएगा, ये वेस्ट है। हम लोग पहले ही दिन बताए थे ना कि जब हम लोग मैप पढ़ते हैं तो ऐसे बांट लेते हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। तो जो वेस्ट साइड, पश्चिम साइड में, उसको पश्चिमी तटीय मैदान, वेस्ट कोस्टल प्लेन बोलते हैं। और जो इस तरफ में पड़ता है, इधर में पड़ रहा है, वो पूर्वी तटीय मैदान कहलाता है, ठीक है। अब देखिए ये सवाल के बारे में एक चीज़ बोलेंगे, कहते हैं ना कि अगर भगवान आपका सुनते हो ना तो एक बार मांगिएगा ज़रूर कि सर ये वाला, मैंने भगवान जी से बोलिएगा ज़रूर ऊपर वाले से, ये वाला सवाल कम से कम एग्ज़ाम में दे 5 मार्क्स का। लिखना बहुत आसान होता है, इसको कैसे आसान होता है हम दिखाते हैं अभी। इस पर ज़्यादातर अंतर ही आया आज तक, पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान में अंतर, पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान में अंतर आता है। जब अंतर आएगा तो आप क्या लिखिएगा, देखिए पहले पश्चिमी तटीय मैदान का चर्चा हम लोग करते हैं। सबसे पहले बताइएगा पश्चिमी तटीय मैदान कहाँ से कहाँ तक। तो देखिए पश्चिम तट में हम लोग जब बात करते हैं तो पश्चिम तट में ना यहाँ पे कुछ ऊंचे पर्वत मिलते हैं, इसको पश्चिमी घाट पर्वतमाला बोलते हैं। और यहाँ पूरब में भी कुछ ऊंचा पर्वत मिलता है, उसको पूर्वी घाट पर्वतमाला बोलते हैं। बात तो याद रखिएगा, एकदम भूलिएगा मत, ठीक है। पश्चिमी तटों से दूर पश्चिमी घाट पर्वतमाला, पूर्वी तटों से दूर पूर्वी घाट पर्वतमाला है। अब याद रखिएगा, देखिए पहले हम बात करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान का। किसका बात करते हैं? पश्चिमी तटीय मैदान का। पहला पॉइंट क्या लिखना है, इसका विस्तार, पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार जो है, या पश्चिमी तटीय मैदान कहाँ है, तो अरब सागर से लेकर के पश्चिम घाट पर्वतमाला के बीच। क्या बोलेंगे? अरब सागर से लेकर पश्चिमी घाट पर्वतमाला के बीच पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार है। कहाँ से कहाँ बोले? अरब सागर से लेकर के पश्चिम घाट पर्वतमाला के बीच पश्चिम तटीय मैदान का विस्तार है, एक नंबर। दूसरा, ये रन ऑफ कच्छ से लेकर के, देखिए यहाँ पे कच्छ की खाड़ी है इस जगह पे, तो रन ऑफ कच्छ से लेकर के एकदम कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। 2 पॉइंट बताया मैंने, पहले समझिए कि पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार अरब सागर से लेकर के पश्चिमी घाट पर्वतमाला तक है। अरब सागर से लेकर के पश्चिमी घाट पर्वतमाला के बीच में है। कहाँ से कहाँ? अरब सागर से लेकर पश्चिमी घाट पर्वतमाला के बीच में। साथ ही साथ ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? रन ऑफ कच्छ से लेकर, गुजरात का रन ऑफ कच्छ से लेकर के एकदम कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। 2 पॉइंट हुआ। इसकी कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई क्या है? 1500 किलोमीटर। कितना है भाई? 1500 किलोमीटर। 3 पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट ही लिखना है, 3 पॉइंट हो गया। इसकी चौड़ाई पूर्वी घाट की तुलना में बहुत कम है। इसका कारण है, इधर में एक तो नदी बहुत ज़्यादा नहीं है, इससे इधर में अवसाद का जमाव कम होता है, तो मैदान का चौड़ाई भी कम है। केवल 2 नदियां हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे नर्मदा है और एक ताप्ती है, तो यहीं पे इसका चौड़ाई थोड़ा अधिक है। तो आप यही लिखिएगा, नर्मदा और ताप्ती के पास इसकी चौड़ाई अधिक है। इसके अलावा इसकी चौड़ाई कहीं भी बहुत अधिक नहीं है। क्या क्या बोले फिर सुनिएगा।
पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार अरब सागर से लेकर के पश्चिमी घाट पर्वतमाला के बीच है, पहला बात। दूसरा, इसका ये जो है फैला हुआ है गुजरात में रन ऑफ कच्छ से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ। तीसरा बात क्या बोले, इसकी कुल लंबाई कितना है, 1500 किलोमीटर। चौथा बात क्या बोले आपको कि इसकी चौड़ाई बहुत कम है, माने पूर्वी घाट की तुलना में कम है, केवल नर्मदा और ताप्ती नदी के पास इसकी चौड़ाई थोड़ी अधिक है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा गुजरात से लेकर के गोवा तक और फिर गोवा से लेकर के कन्याकुमारी तक, तो गुजरात से गोवा तक इसको बोलते हैं कोंकण तट, KONKAN, कोंकण तट बोलते हैं। और गोवा से लेके कन्याकुमारी तक इसको बोलते हैं मालाबार तट, MALABAR, मालाबार तट, इसको नहीं भूलिएगा। ठीक है, एक बार फिर से हम बता देते हैं क्या क्या बोले इसमें हम। सबसे पहले बोले अरब सागर से लेकर के पश्चिमी घाट पर्वतमाला के बीच पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार है। गुजरात में रन ऑफ कच्छ से लेकर के कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। इसका कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई नर्मदा ताप्ती के पास छोड़कर और कहीं अधिक चौड़ाई नहीं है। उसके बाद क्या बोले कि गुजरात से लेकर के गोवा तक इसको कोंकण तट बोलते हैं और गोवा से लेकर के कन्याकुमारी तक इसको मालाबार तट बोलते हैं। अगला पॉइंट ध्यान दे रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस भाग में अवसाद का जमाव नहीं होता है, तो यहाँ पे जो किनारे हैं ना वो कटे फटे मिलते हैं। अतः यहाँ पे जितने भी प्राकृतिक बंदरगाह आपको मिलेंगे इसी तरफ मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक बंदरगाह जो है भारत के, जैसे मुंबई हो गया, ठीक है, कांडला, ये प्राकृतिक बंदरगाह जितने भी है भारत के वो सब पश्चिमी तटों पर ही मिलते हैं। तो पश्चिम तट उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक उसी धुन पे पूर्वी तट लिखना है हम लोग को। आइए पूर्वी तट में आते हैं। तो पूर्वी तट देखिए, बंगाल की खाड़ी से लेकर के पूर्वी घाट पर्वतमाला, बात याद रखिएगा, उधर भी था अरब सागर से पश्चिमी घाट, इधर है बंगाल की खाड़ी से पूर्वी घाट। बंगाल की खाड़ी से पूर्वी घाट पर्वतमाला के बीच पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार है। बंगाल की खाड़ी से पूर्वी घाट पर्वतमाला के बीच पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार है। दूसरा क्या लिखे थे, कहाँ से कहाँ, तो यहाँ पे लिखिएगा हुगली नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। हुगली नदी से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। दूसरा, इसका कुल लंबाई बताए थे, इसका भी 1500 किलोमीटर ही है। तीसरा मैंने बताया था चौड़ाई, तो ये मैदान बहुत ज़्यादा चौड़ा है। कारण है कि इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, 4 नदियां यहाँ डेल्टा बनाती है। डेल्टा का निर्माण होने के कारण इस मैदान का चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। डेल्टा निर्माण होने के कारण इस मैदान का चौड़ाई बहुत ही ज़्यादा है। इसका कम है, इसका ज़्यादा। और अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अवसाद जमा होता है, बात तो समझिएगा, अवसाद कचड़ा जमा होता है। तो यहाँ पे समुद्र तट की गहराई बहुत कम रहेगी और जहाँ तट की गहराई कम रहेगी ना, वहाँ पर बंदरगाहों का विकास करना पड़ता है, अपने से नहीं बनते हैं। तो इधर में कृत्रिम बंदरगाह आपको मिलेंगे, मैन मेड मिलेंगे, प्राकृतिक मिलने वाले नहीं हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो इसको जो नाम दिया गया है मैंने पश्चिम बंगाल से उड़ीसा तक, पश्चिम बंगाल से उड़ीसा तक, इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। अक्सर एग्जाम में पूछा गया है ये वाला, मैप पॉइंटिंग में भी आता है। और उसके बाद गोदावरी से, याद रखिएगा, गोदावरी से लेकर कन्याकुमारी तक इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट का विशेषता ये है कि कोरोमंडल तट पर जो मानसून लौटता है ना, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब लौटते रहता है, तो जैसे कोरोमंडल तट पहुंचता है तो वापस यहाँ पे नमी ग्रहण कर लेता है और यहाँ पर वर्षा कराता है। तो अगर सवाल पूछे कि वर्ष में 2 बार वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो लिखिए कोरोमंडल तट, या फिर तमिलनाडु भी दे सकते हैं आप। और आते हुए मानसून से कम, लेकिन लौटते हुए मानसून से यहाँ वर्षा ज़्यादा। यहाँ पे कहा जाए तो शीत ऋतु में वर्षा का ऋतु आता है, शरद ऋतु के बाद। ठीक है, तो लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ होती है, कोरोमंडल तट पर। वर्ष में 2 बार वर्षा कहाँ होती है, कोरोमंडल तट पर। क्यों होती है, क्योंकि लौटता हुआ मानसून जब जैसे ही यहाँ पहुँचता है ना, तो वापस यहाँ पे नमी ग्रहण कर लेता है बंगाल की खाड़ी से और यहाँ पे खूब वर्षा कराता है। आइए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं हम लोग। पूर्वी घाट पूर्वी तटीय मैदान को देख लेते हैं। पूर्वी तटीय मैदान क्या है, तो हम बोले थे कि बंगाल की खाड़ी से लेकर के पूर्वी घाट पर्वतमाला तक इसका विस्तार है, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हुगली नदी से लेकर के एकदम कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। तीसरा पॉइंट, 1500 किलोमीटर इसकी भी लंबाई है।
चौथा पॉइंट, यहाँ पे नदियों के अवसादों के जमाव से यहाँ पे डेल्टा का निर्माण हुआ है, जिस कारण से इस मैदान की चौड़ाई हर जगह अधिक है। पांचवा पॉइंट क्या बताया कि जब यहाँ पे अवसाद का जमाव ज़्यादा, यहाँ पे कौन कौन नदी का देखिए डेल्टा है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, 4 नदियाँ यहाँ पे, हुगली का भी है। तो ये यहाँ पे डेल्टा, लेकिन हुगली इस तरफ में, आप इसको छोड़ दीजिए, आप यहीं से लीजिए, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियाँ जो है यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा मतलब हो गया बहुत बड़ा मात्रा में मैदान का निर्माण कर देना। नदी द्वारा लाए गए सारे अवसादों को लास्ट में यहीं जमा कर देती है, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई सब जगह बहुत ज़्यादा है। और बांटे थे हम लोग यहाँ पे हुगली नदी से लेकर के एकदम उड़ीसा तक, हुगली नदी से लेकर के उड़ीसा तक, इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट, इसको उत्कल तट भी कहा जाता है। और उसके बाद गोदावरी से लेकर के आप कन्याकुमारी तक आए तो इसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। देखिए आराम से हो गया विभाजन, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, आराम से अंतर लिख लीजिएगा इसका, ठीक है। अब देखिए मैदान का फ़ायदा क्या होता है, मैदान का लाभ क्या होता है। मैदान का बहुत, एक तो समतल भूमि है, आराम से वहाँ पे इंसान जो चाहे कर सकता है। समतल होने के साथ साथ उपजाऊ है, खेती आराम से होता है, खेती आराम से होता है, पशु पाल सकता है, खुद रह सकता है, घर द्वार बना सकता है, फैक्ट्री लगा सकता है, वो जो चाहे आराम से कर लेता है। भूमि समतल है तो इसका बहुमुखी लाभ है, लाभ में कोई कमी नहीं, समतल भूमि का लाभ है। और जितना भी सभ्यता का विकास हुआ सब समतल भूमि पे हुआ, हिमालय पे कोई सभ्यता का विकास नहीं हुआ। सिंधु नदी किनारे देखिए मोहनजोदड़ो की सभ्यता का विकास हुआ है। तो जहाँ भी आप नदियों के किनारे देखिएगा जहाँ खूब अच्छा मैदानी भाग है, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। देखिए पश्चिम बंगाल, बिहार, जनसंख्या के मामले में इसको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता है। मैदानी भाग है, रहे का दिक्कत नहीं, कुछ उगाने का दिक्कत नहीं, मैदान उपजाऊ है, कारखाना, फैक्ट्री लगा दिया, रोड बना दिया, रेल बिछा दिया, कुछ भी करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो विकास के हर संभव जो प्रयास है या जो हर संभव कार्य या विकास जहाँ पे संभव है वो मैदान ही है। तो अपने विकास के कारण से ये उन्नत भी है, जनसंख्या बहुल भी है, तो मैदानों का बहुत सारा लाभ होता है। तो अब ये मैदान आपका जो है ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे 3 हिस्सा पढ़ लिया हम लोग एक पढ़ लिए उत्तर का पर्वतीय भी पढ़ लिए, मैं आपका उत्तर का विशाल मैदान भी पढ़ लिया और तटीय मैदान भी पढ़ लिए, ठीक है। अब 2 रह जाता है, द्वीप समूह रह जाता है और पठार रह जाता है, ठीक है। चलिए आज के लिए धन्यवाद, बाय।